नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। एक तरफ तो लॉकडाउन में मजदूर अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं, तो दूसरी तरफ शिवसेना कामगारों को लेकर डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है। अपने मुखपत्र सामना के जरिए शिवसेना ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना ने सामना में लिखा है कि योगी सरकार महाराष्ट्र में रह रहे अपने मजदूरों को वापस नहीं बुलाना चाहती। ये आरोप अब कितना सच है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद सीएम योगी ने बताया कि अब तक करीब 6.5 लाख कामगारों को अलग अलग राज्यों से वापस बुलाया जा चुका है। लॉकडाउन में जगह जगह फंसे मजदूर परेशान हैं। दूसरी तरफ मजदूरों पर राजनीति वोट बैंक की कचरा पॉलिटिक्स में बदल गई। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने एक लेख से महाराष्ट्र में फंसे हिंदी भाषी राज्यों के मजदूरों के मामले को सियासी रंग दे दिया। राज्यों की सीमा पर वापसी का इंतजार कर रहे प्रवासी मजदूरों से आह्वान किया कि सीमा से वापस लौटो। वोट बैंक का कचरा बन गया। सामना ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों ने मजदूरों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। वो मजदूरों को वोट बैंक समझते हैं। मजदूर मुंबई में होते हैं तो उन्हें लुभाने के लिए छठ पूजा जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। उन्हें वापस लेने की बारी आई तो गरीब मजदूरों को छोड़कर कोटा से अमीरों के बच्चों को लाया गया। शिवसेना की गठबंधन सरकार भी सुर में सुर मिला रही है। उत्तर प्रदेश के लोगों की संख्या महाराष्ट्र में 25-30 लाख है। उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें लेने के लिए कहीं न कहीं आनाकानी कर रही है। योगी जी उत्तर प्रदेश के लोगों को लेना नहीं चाहते, इसलिए वो अड़चन पैदा कर रहे हैं। अब तस्वीर का दूसरा रुख देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि मजदूरों की वापसी के लिए बसों का इंतजाम करने वाला वो पहला राज्य है। सीएम योगी खुद साफ कर चुके हैं कि 6.5 लाख से ज्यादा मजदूरों को राज्य में वापस लाया गया है। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार अपने यहां अब तक 6.5 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और मजदूरों को लेकर के आई है। और मजदूरों की वापसी पर एक ताजा खबर भी सुन लीजिए। महाराष्ट्र के ही शिरडी स्टेशन से 1251 प्रवासी मजदूरों को लेकर एक विशेष ट्रेन बुधवार की दोपहर को रवाना हुई। ट्रेन में सवार प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के रहने वाले हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने ऐसी कोशिशों का जिक्र नहीं किया। उसने हिंदी भाषी राज्यों पर मजदूरों को वापस न लेने का आरोप लगाते हुए लिखा कि ये पालघर में हुए साधु हत्याकांड जितना ही अमानवीय और निर्मम मामला है। वोट बैंक का कचरा अब किसी को अपने आंगन में नहीं चाहिए। और शायद शिवसेना की दुखती रग भी यही है। कहा जा रहा है कि पालघर में साधुओं की हत्या पर जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्धव ठाकरे को फोन किया, तब से शिवसेना उखड़ी हुई है। उसने पहले बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या पर सवाल उठाया और अब वो मजदूरों के बहाने हिंदी भाषी राज्यों और खासकर योगी सरकार पर निशाना साध रही है। मुंबई से एहसान अब्बास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा आपने, शिवसेना के मुखपत्र सामना ने हिंदी भाषी राज्यों और खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों पर हमला करने में शब्दों के संयम का भी ख्याल नहीं रखा। उसने मजदूरों को वोट बैंक का कचरा बता दिया। अब यहां सवाल यह है कि क्या शिवसेना मजदूरों की वापसी के मुद्दे पर राजनीति कर रही है? यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसके अलावा एक सवाल यह भी कि क्या शिवसेना पालघर हत्याकांड पर हुई किरकिरी का बदला ले रही है? सवाल यह भी है कि उत्तर भारतीयों के विरोध की सियासत करने वाली शिवसेना मजदूरों की हमदर्द आखिर कैसे बन गई और इतनी तकलीफ उसे क्यों हो रही है? इन तमाम सवालों के आसपास हम चर्चा करेंगे। और यह सबसे खास बात है कि अगर वो इस घटना को, अगर मजदूरों की घर वापसी के मुद्दे को पालघर के मुद्दे के साथ जोड़कर देखना चाहती है, तो फिर इसके पीछे कौन सी पॉलिटिक्स है? क्यों आखिर मजदूरों की तुलना कचरे से करने की कोशिश की जा रही है? वोट बैंक की दृष्टि से कोरोना काल में आखिर मजदूरों को क्यों देखा जा रहा है? श्रमिकों को क्यों देखने की कोशिश कर रही है? और सामना के जरिए ये तमाम चीजें आखिर क्यों बताई गई? और इस वक्त एक खास पैनल हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ गया है।
हमारे साथ किशोर उपाध्याय जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत किशोर उपाध्याय जी आपका। इस वक्त हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। बहुत बहुत स्वागत संदीप मिश्रा जी आपका। डॉक्टर अजय आलोक हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं आप, जेडीयू के बड़े मुखर वक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर अजय आलोक जी आपका। इस वक्त हमारे साथ विनायक राउत साहब जुड़ रहे हैं, आप शिवसेना के सांसद हैं, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट को आप रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका राउत साहब। और अरविंद यादव जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप प्रवक्ता हैं पीएसपीएल के। बहुत बहुत स्वागत अरविंद जी आपका। सबसे पहले डॉक्टर अजय आलोक आपके पास में आना चाहता हूं, क्योंकि बिहार के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को कचरा वोट बैंक बताने की कोशिश है सामना में। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये कोविड महामारी का दौर चल रहा है, जहां पे हर तरफ से हर लोग कोरोना से लड़ने में लगे हुए हैं। और सामना के जरिए ये एक दूषित राजनीति की जो शुरुआत हुई है, जिसमें एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ने की कोशिश करता है, ये कहीं ना कहीं संघीय व्यवस्था को ध्वस्त करना और कोरोना से लड़ाई लड़ने से पहले हार जाने के समान लगता है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में बढ़ती हुई मरीजों के कारण थोड़ी मानसिक परेशानी हो गई है उद्धव जी को, कुछ मैनेजमेंट में दिक्कत हो रही है, कभी गवर्नेंस। जी, मैं ये उनका घर है। जहां तक रहा वोट बैंक तो हमारे से ज्यादा बड़ा वोट बैंक तो उनका है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो यहाँ बिहार में वोटर नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में जरूर वोटर है जी। और पिछले 25 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, 25 या 40 वर्षों से देख रहे हैं, पहले शिवसेना तो कभी राज ठाकरे उत्तर भारतीयों पर हमेशा हमले करते हुए नजर आए। इसमें नुकसान किसका है? शिवसेना बखूबी ये जानती है, उनके सांसद, उनके नेताओं से हमारी बात होती है कि ये प्रवासी मजदूर अगर आज वहां से निकल गए तो कल को अगर महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था खोलने की बात हुई तो ये फैक्ट्रियां चलाएगा कौन? इसकी चिंता लेके उनको थी। आज इस तरह की बयानबाजी करने का कोई अर्थ नहीं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से करना चाहिए और ऐसे ऐसे बयानों से परहेज भी करना चाहिए, क्योंकि हमारा वोट बैंक करने का कोई इरादा नहीं है, ना ही कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स की यहाँ पे कोई बात हुई है। जितने प्रवासी लौट रहे हैं उसमें आधा से ज्यादा वहीं के वोटर हैं, ये बात शिवसेना भी जानती है। ठीक है, विनायक राउत साहब के पास अब हम चलते हैं, सांसद हैं आप शिवसेना के। विनायक राउत साहब, ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स कौन सा है जिसमें आप उन मजदूरों को जो खुद परेशान हैं, वो चाहे आपके राज्य में फंसे हुए हों या आपके राज्य के मजदूर किसी दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं, उनको आप वोट बैंक का कचरा ऐसे संबोधित कर रहे हैं, इन टर्म से नवाज रहे हैं, इसके पीछे कौन सा स्टाइल है पॉलिटिक्स का? देखिए, ये महाराष्ट्र के मुंबई के साथ थाना, पुणे ऐसे बड़े शहरों में कई उत्तर भारतीय, बिहारी हो, उत्तराखंड के हो, राजस्थान के हो, लाखों की संख्या से ये मजदूर रहते हैं। और ये सारे मजदूर खास करके ज्यादा से ज्यादा मजदूर स्लम लोकेलिटी में ज्यादा रहने वाले, एक छोटी सी जगह रहती है 10 बाय 15 की, उसमें ऊपर नीचे करके 10-12 लोग एक साथ रहते, खाना बनाते और एक कठिन परिस्थिति में हो रहते। और जब लॉकडाउन होने के बाद, ये खास करके एक 15 दिन होने के बाद, 1 महीना होने के बाद, अब ये सारे लोगों को ऐसे लगे कि ऐसी स्थिति में हम हमारे गांव में जाते हैं तो और अच्छा होगा। और खास करके एक बात ऐसी रहती है कि सारे मजदूर इस वेकेशन में, अप्रैल में, इस वेकेशन में अपने अपने गांव में लाखों की संख्या से जाते हैं। उनके पीछे उनकी भावना एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस लॉकडाउन की वजह से में भी इनको लगता था कि चाहे यहाँ हमें राशन मिल रहा है, कई स्वयंसेवी संस्था उन्हें खाना देने के काम कर रहे हैं, लेकिन तो भी ऐसी परिस्थिति में हम जब गांव जाते हैं तो हमें एक सुरक्षितता प्रदान हो जाएगी। और इस ऐसी भावना से वो लोग अपने अपने गांव में जाना चाहते। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव जी ठाकरे जी ने भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को भी ये विनंती की थी कि ऐसे ये मजदूर लोग हैं या यहाँ रहने वाले जो लोग हैं जो अपने गांव में जाना चाहते, तो उनके जाने के लिए विशेष प्रावधान करे, एक विशेष ट्रेन का निर्माण करे और उनको मुफ्त
यानी उनके मुक्त प्रवास करने की व्यवस्था करे। जी। ये विनंती महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के साथ की थी 15 दिन पहले, 30 अप्रैल के उसके वक्त में ही की थी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अच्छी तरह से इंसानियत से इसके ऊपर अच्छी आप जो कहानी बता रहे हैं ये सबने देखा हुआ है। मेरा जो स्पेसिफिक सवाल है उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि इनको आप कचरा वोट बैंक क्यों बता रहे हैं? ये मजदूर कचरा लगते हैं शिवसेना को? नहीं, ये गलत है कि कोई भी हालत में ये मजदूरों को कचरा ऐसा शब्द नहीं उसका इस्तेमाल किया। लेकिन जिस तरीके से ये मजदूर उनके गांव में जाने के लिए तैयार हुए, तो वहां के सरकारों ने उनके ऊपर जो पाबंदी लाई, तो उस सरकार की इस नीति का उन्होंने निर्भत्सना की। वहां मजदूरों को कचरा नहीं कहा है। इंसानियत के नाते से इनके तरफ देखने की आवश्यकता थी। उस सरकार ने अपने भूमिपुत्रों के साथ जो बर्ताव किया, ये बर्ताव का विश्लेषण जो था वो कचरा के रूप में किया, मजदूरों को नहीं। तो सरकार की नीति का निर्भत्सना इस एडिटोरियल में किया गया है। नहीं तो सरकार की नीति की आपको आलोचना करनी है, उसमें आप कचरा वोट बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए, जो एडिटोरियल है, संपादकीय है, उसको हम लोग तो खूब समझते हैं, आप लोग भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। अब जब आप वोट बैंक का उसमें जिक्र कर रहे हैं, तो ये किसके वोट बैंक है? आज का जो एडिटोरियल है उसमें पूरी तरीके से मराठी में जो है उसमें कोई भी एक ही शब्द इस मजदूरों के खिलाफ अग्रलेख में लिखा नहीं है। खास करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अनेक बार कहा है कि आप चाहे यूपी के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे उत्तराखंड के हो, लेकिन आप हमारे हैं, महाराष्ट्र के, तो आपको संभालना मेरा कर्तव्य है। ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे ने बार बार कहा है। लेकिन तो भी आपको जाना होगा, तो हम उसके लिए बंदोबस्त करेंगे, व्यवस्था करेंगे। और ऐसी व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से होने के बाद जिस तरीके से वहां के मुख्यमंत्री ने उनको रोक लिया उनके ऊपर प्रवेश के लिए, ये सही नहीं ना। ठीक है, सही नहीं है। मैं आ रहा हूं आपके पास। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। स्वागत है हरीश श्रीवास्तव जी आपका। और इस वक्त हमारे साथ जय भगवान गोयल साहब भी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है जय भगवान गोयल जी आपका। धार्मिक एवं सामाजिक मोर्चा के आप अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। पहले हरीश जी, प्रश्न आपसे है। शिवसेना के सांसद कह रहे हैं कि जो एडिटोरियल में लिखा है सामना के, वो सरकार की नीतियों की आलोचना है, मजदूरों को कचरा नहीं कहा गया। आपने भी देखा होगा इसे, आप कैसे देखते हैं? देखिए, उद्धव ठाकरे साहब अब कांग्रेस की छाया से ग्रस्त हो गए, तो कहीं न कहीं कांग्रेस की सोच से प्रभावित होना लाजिमी है। और इसीलिए उनको भी कचरा नज़र आ रहे हैं, जिनका महाराष्ट्र के निर्माण में बड़ा योगदान है, जो वहाँ के दैनंदिन से लेकर के वहाँ की बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के निर्माण और वहाँ की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को चलाते हैं, उनको वो अब कचरा नज़र आ रहे हैं। तो ये तो जो कांग्रेस की जो सोच है, कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे साहब उससे प्रभावित हो गए हैं। नहीं, जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे भगवा ध्वज के ध्वजवाहक बना करते थे, आज आप देखिए कि पालघाट में जो मॉब लिंचिंग हुई साधुओं की, उस पर इसका रवैया क्या रहा उद्धव साहब के ठाकरे की सरकार का? किस तरह से जो कल्प्रिट है उनका बचाव किया जा रहा है, किस तरह से दोषियों के प्रति नरमी बरती जा रही है। तो ये कहीं न कहीं जो कांग्रेस का जो नेतृत्व है और जिस तरह से कांग्रेस नेतृत्व के ऊपर उनकी निर्भरता है, तो उसी का कहीं न कहीं प्रभाव कांग्रेस को खुश करने के लिए ऐसा ये कर रहे हैं। और ये बहुत ही निंदनीय है कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग, इस तरह की भाषा का प्रयोग, इस तरह का मैं आपके पास लौट कर आता हूं। किशोर उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वरिष्ठ नेता हैं। किशोर उपाध्याय जी, पालघर में जो मॉब लिंचिंग हुई वो आपने देखी, क्या उसके साथ किसी भी परिस्थिति में मजदूरों की तुलना करना ठीक लगता है आपको? मेरी समझ में अभी मैं
अपने बहुत ही विद्वान साथी की बात भी सुन रहा था, और जो ये आपने, क्योंकि मनमोहन भट्ट जी का मुझे आदेश था इसलिए मैं जो है इस परिचर्चा में शामिल हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप क्या कहते हैं वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, कहाँ बेचारे हमारे गरीब जो हैं वो मजदूर, और उसको आप जो है वो एक निरसन सत्या से जोड़ने का काम कर रहे हैं जी। दोनों बातें अलग अलग हैं सर। मैं निवेदन छोटा सा कर दूं, फिर आपकी पूरी बात सुनूंगा। मजदूरों के साथ आज मैं ये कह रहा हूं कि ये अगर मैंने जोड़ा होता तो आप मेरे ऊपर प्रश्न उठाते, मुझे स्वीकार था, और मैं कह रहा हूं कि ये गलत है। आपने जो कहा मैं इस पे सहमत हूं, लेकिन ये तो शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा हुआ है। नहीं उठा रहा हूं, जो सामना में लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ उस पर सवाल पूछा आपसे कि क्या ये उचित है। आपके ऊपर मैं आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि तब चाहे किसी ने भी उठाया है, और अभी मैं क्योंकि बीच में कनेक्शन जो है वो कट गया था, और उन शिवसेना के साथी ने अपनी बात रखी है कि भाई ये सरकार की पॉलिसी नहीं है। अभी ये उन्होंने सरकार की आलोचना की है। अभी श्रीवास्तव जी का भी मैं अभी बयान जो उन्होंने कहा है, हर चीज़ के लिए भाई आप कांग्रेस को क्यों जो है जिम्मेदार ठहराते हो। 5 साल आपने पहले सरकार चलाई, 77 और 80 के बीच में सरकार चलाई, अटल जी ने सरकार चलाई। अब हर चीज़ अगर आपको कांग्रेस के ऊपर थोपनी है, आप इस समय मैनेजमेंट के उससे घिरे हो। आपका मैनेजमेंट जो है वो किसी काम का नहीं है, सेंटर से लेकर के और स्टेट तक, और उसकी वजह से इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है। तो आप अपनी नाकामी को स्वीकार करिए कि हम लोग नाकाम हैं, इसमें हम ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर महाराष्ट्र की भी बात है तो महाराष्ट्र भी तो इसी देश का हिस्सा है जी। और आप केंद्र में सरकार में हैं। अगर कहीं पर कोई स्टेट जो है ठीक काम नहीं कर पा रहा है, जैसे उत्तराखंड में नहीं कर पा रही है सरकार ठीक काम, तो आप कम से कम जो है कह सकते हैं इसमें लड़ने का वक्त थोड़ी है। आप तो एक दूसरे के साथ लड़ने का काम कर रहे हो। केंद्र को अपनी जो उसकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को केंद्र सही ढंग से जो है निभा नहीं पा रहा है। राज्य की जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभा नहीं पा रही हैं, और ठीकरा जो है वो कांग्रेस के ऊपर आप जो है वो फोड़ देते हो। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। आप कांग्रेस को क्यों इस समय जो है, कांग्रेस तो हर समय पहले दिन से आपको कह रही है भाई हम आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। कोरोना कोई ये थोड़ी देखेगा, कोरोना की जो बीमारी है कि ये कांग्रेसी है कि ये भारतीय जनता जय भगवान गोयल जी के पास दल का है। अगर वो तो जी किशोर जी, जय भगवान, मैं आ रहा हूँ हरीश जी। एक मिनट किशोर जी की बात का जवाब दे दूं। मैं 1 मिनट किशोर जी की बात का जवाब दे दूं, फिर आप आदरणीय जय भगवान गोयल जी के पास जाइए। देखिए किशोर जी जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं वो उनका डिस्प्रेशन मैं समझ सकता हूँ। ये पूरी कांग्रेस का डिस्प्रेशन है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जिस तरह से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में इतने महामारी के संकट में भी देश बहुत सफलतापूर्वक कोरोना को हराने के लिए लड़ रहा है, तो उससे कांग्रेस इतने डिस्प्रेशन में है कि इसको क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इनको खुद ही नहीं अंदाजा पड़ता। जबकि किशोर उपाध्याय जी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं या रहे हैं, उनको तो कम से कम जो भाषा बोलनी चाहिए उसका एहसास होना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। तो ये कांग्रेस का डिस्प्रेशन है जो कांग्रेस के ठीक। पहले मैं जय भगवान गोयल जी के पास चलूं, उनके उसके बाद मैं लौट के आता हूं। भगवान गोयल जी से मैं लौट के आता हूं। गोयल साहब, ये पालघर पे क्यों मजदूरों का मुद्दा आ गया, आपको क्या लगता है? क्यों उसके साथ तुलना करने की कोशिश हो रही है? देखिए, आज हिंदुस्तान में जहां कहीं भी मजदूर हैं वो हमारे देश की धरोहर हैं। देश में जहां कहीं भी निर्माण कार्य हो रहे हैं देश का, चाहे वो महाराष्ट्र है, चाहे बंबई है, दिल्ली है, कोई भी भाग है, उसमें हमारे मजदूरों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और शिवसेना की जहां तक बात है, शिवसेना ने हमेशा उत्तर भारतीयों के साथ सौतेला व्यवहार किया है जी। 2007-8 में लाखों की संख्या में यूपी बिहार के हमारे उत्तर भारतीयों को पीट पीट के मार मार के महाराष्ट्र से भगा दिया गया था। 2007-8 तक तो आप भी सर शिवसेना ही में थे। दिया गया था। आप खुद शिवसेना में थे 7-8 तक।
इसीलिए मैंने शिवसेना छोड़ी थी। हाँ, इसीलिए मैंने 8 मार्च 2008 को शिवसेना छोड़ी थी, जब तक बाल ठाकरे जी थे और ठीक था। मगर जब इन्होंने उत्तर भारतीयों के साथ ये व्यवहार चालू कर दिया, वो मेरे जैसे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं उस वक्त उत्तर भारत शिवसेना का अध्यक्ष था। आप उत्तर भारतीयों को मारोगे, पिटोगे, भगाओगे और ये कहोगे कि महाराष्ट्र में, मुंबई में खाली मराठी रहेगा, उत्तर भारत नहीं रहेगा, वो बात ठीक नहीं है। ऐसी ही बात अभी भी बोली गई है। लाखों की संख्या में हमारे यूपी बिहार के मजदूर भाई वहां बैठे हैं जो विकास का काम कर रहे हैं। वहां पर उनके कोरोना के दौरान उनके लिए कोई मदद नहीं हो पा रही, भूखमरी मची हुई है, सरकार कोई उनको योगदान नहीं दे पा रही। वहां की उत्तर भारत की सामाजिक संस्थाएं आगे आकर के योगदान कर रही हैं, उनको भोजन दे रही हैं, उनकी व्यवस्था कर रही हैं। जो काम सरकार को करने चाहिए थे वहां की सरकार नहीं कर पा रही और इनके इंतजाम करने की बजाय उल्टा इनको कचरा वोट बैंक कह के संबोधित किया जा रहा है। ये खुल्लम खुला हमारे मजदूरों का अपमान है। ठीक, हमारे मजदूर आज मजबूर जरूर हैं। संदीप मिश्रा, काम नहीं है, वो कचरा नहीं है, संदीप मिश्रा, द्रोह है। मजदूर कहीं भी रहे, कोई भी व्यक्ति कहीं अगर मजदूरी करने के लिए जाता है तो वहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनता है, वहां आपके काम में सहयोग करता है। आपको लगता है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए मजदूरों के लिए? जिस तरीके से आज ये अपना व्यवहार कर रहे हैं मजदूरों के साथ। गोयल साहब, मैं लौट के आता हूं आपके पास। मेरा प्रश्न संदीप मिश्रा से था, समाजवादी पार्टी के नेता हैं संदीप जी। देखिए, मुखपत्र सामना के संपादक हैं संजय राउत साहब, और संजय राउत साहब और ये समझिए उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, सुनिए जी, मुखपत्र सामना के संपादक है संजय राउत साहब, और उद्धव ठाकरे साहब को, संजय राउत साहब को पता होना चाहिए जिस कचरे की बात कर रहे हैं। आज जो कचरा जो है, संजय राउत का सगा भाई सुनील रावत जो बिकरौली का विधायक है, और महाराष्ट्र में भांडुप से लेके, विरार से लेके, भाईंदर से लेके, अंधेरी से लेके, बिकरौली से लेके, आपके मुलुंड से लेके, सारे लोग, यही कचरे के लोग आज उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र के अंदर सरकार बना दिए। आज जिस मराठी की बात करते हैं, मन से महाराष्ट्र निर्माण शिवसेना को इन मराठियों ने वोट दिया, जिससे मन से पीछे चला गया। यही कचरे ने वोट देकर आज उद्धव ठाकरे की सरकार बना दी। आज इनको एक कचरा दिख रहा है। खैर, उनकी बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र का अर्थव्यवस्था से लेकर महाराष्ट्र को आज इन लोग, आज यही कचरा जिसको कचरा बोल रहे, ये कचरे चाली में रहकर, चौपाटी में रहकर, झोपड़पट्टी में रहकर आज इस महाराष्ट्रियों को महल बनाकर आज महाराष्ट्र को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बनाने वाले यही कचरे की, जो उत्तर भारत और बिहार के उत्तर प्रदेश और बिहारियों को उद्धव ठाकरे और सामना मुखपत्र के संपादक संजय राउत साहब बोल रहे हैं, बहुत गलत बोल रहे हैं। आज यही लोग महाराष्ट्र को महाराष्ट्र बना दिए। आज यही लोग महाराष्ट्र को, हिंदुस्तान ने दुनिया का एक दिल बन गया है मुंबई। और रही बात, जब मेरी दही खुद खट्टी है तो दूसरों को क्या बोलेंगे। आज यही उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की सरकार जो फैसला आज ले रही है, अगर ये पहले ले लेती और हमारे उत्तर भारतीयों को सच सम्मान ला देती तो आज उद्धव ठाकरे और संजय राउत को बोलने का मौका नहीं देते। आज उद्धव ठाकरे और संजय राउत हमारे उत्तर भारतीयों को, हमारे बिहारियों को कचरा बना रहे हैं। अगर ये फैसला विनायक राउत जी, अगर ये फैसला हमारी सरकार पहले ले रही होती तो आज उद्धव ठाकरे संजय राउत को बोलने का। ठीक, संदीप मिश्रा जी, मैं बता रहा हूं, 50 विधानसभा का फैसला यही उत्तर प्रदेश के लोग, यही बिहार के मजदूर, यही वहां के लोग करते हैं, यही लोग सरकार है। सांसद शिवसेना के विनायक राउत जी वो है हमारे साथ, उनसे मैं जवाब देता हूं, फिर अजय आलोक जी के पास में चलता हूं तुरंत। नहीं होते, ठीक है, उत्तर भारतीयों कितना इज्जत सम्मान करते थे। ठीक, मिश्रा जी आपकी बात पूरी हो गई, मैं आता हूं आपके पास लौट के। विनायक राउत जी, हमारी दही खुद खट्टी है। ठीक, योगी आदित्यनाथ कोटा ठीक है, विनायक राउत जी विदेश से लोगों को बुला रहे हैं, उसमें पैसा नहीं लग रहा है। दो चीजों पे सख्त आपत्ति है। एक तो कचरा शब्द पे आप मजदूरों के साथ जोड़ रहे हैं, दूसरा इस घटना को जो लॉकडाउन में जगह जगह फंसे हुए हैं, हर राज्य में मजदूर फंसे रहे, तो उसको आप पालघर से कैसे जोड़ सकते हैं? बोले नहीं होते, लेकिन ये लोग कोटा से ला रहे, बड़े लोगों को ला रहे। एक सेकंड मिश्रा जी, आपकी बात हो गई,
अब राउत जी की बात सुनिए। विदेशों से ला रहे हैं, विदेशों से ला रहे हैं। आपके माध्यम से जय भगवान गोयल साहब को और संदीप जी को बोलने का मौका मिल रहा है। बोलने दो, क्या बोलने हैं, लेकिन इसका एक हिस्ट्री बताना मैं चाहता हूं कि ये सारे मजदूर जो मुंबई में और महाराष्ट्र के अन्य भागों में रहने वाले जो है, ऐसी स्थिति में जब गांव जाना चाहते थे तो ये लोगों को गांव में छोड़ने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से माननीय उद्धव जी ठाकरे जी जो मुख्यमंत्री हैं उनके विनंती के बाद हो रहा। जब ये लोग अपने गांव के सीमा तक गए तो वहां सीमा में उनको रोककर आप वापिस जाइए, जब यहाँ हमारे प्रांत में आना नहीं आना है, ये जिस राजनीति करने वाले लोगों ने जब कहा तो मेरा सवाल है कि ये सारे आपके भूमिपुत्र थे, हम उनका मुल्क वहां है, चाहे मुंबई में मजदूरी के लिए वो रहते, लेकिन जब ऐसी वक्त में कई मुसीबतों सहन करके जब आपके राज्य में आए तो इस केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन निकाली है तो गाइडलाइन के उसमें स्पष्ट किया है कि जिस ट्रेन से वो आएंगे, जिस बस से जो आएंगे, आने के बाद वहां उनकी जांच की जाए, वहां उनको पूरी तरीके से स्क्रीनिंग की जाए और जो लोग डाउटफुल है उनको अलग से करे और जो क्लियर है। राउत साहब कौन सी ट्रेन लौटा दी, कहां से लौटा दी, कुछ बताएंगे डिटेल आप? सर्कुलर होने के बावजूद बिहार से लौटा दी कि यूपी के किसी जिले से लौटा दी? कौन सी ट्रेन ऐसी है जो योगी आदित्यनाथ या नीतीश कुमार ने लौटा दी? जब होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश। राउत साहब आपको आवाज मिल रही है? मेरा सवाल यह है कि आप क्यों ये कह रहे हैं कि क्या कोई ट्रेन लौटा दी क्या, या बस से भेजेगा तो बस लौटा दी? जब को बोलते हैं तो क्यों नहीं आप उत्तर प्रदेश के सरकार को पूछते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन आप क्यों फॉलो नहीं कर रहे? नहीं, मुझे बताइए ना, मुझे बताइए तो आप, मुझे बताइए तो। डॉक्टर अजय आलोक, गांव में जाए, अपने घर में रहे। डॉक्टर अजय आलोक, क्या आपको मालूम है कि कहां पे गाइडलाइन ऐसी फॉलो नहीं हुई जो शिवसेना को कचरा वोट बैंक लिखना पड़ गया? देखिए, शिवसेना के सांसद महोदय को पूरी जानकारी नहीं है, वो अटर कंफ्यूजन है। अभी 3 दिन पहले नांदेड़ से जब पंजाब के लिए श्रद्धालु चले थे, वहां से महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि हम जांच करके भेजेंगे। जी, एक सेकंड राउत जी, अजय आलोक की बात सुन लीजिए अब आप। बताना चाहता हूं, अमरिंदर सिंह ने जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कोई जांच करके नहीं भेजी, महाराष्ट्र सरकार ने झूठ बोला, पूरे देश में। आज ये जो कह रहे हैं कि सीमा से वापस लौटा दे रहे हैं, कैसे नहीं लेंगे, ये काम भी कांग्रेस के आज मुख्यमंत्री ने किया है, जिनका नाम अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ने कहा है कि जो भी श्रमिकों को बिना जांच किए भेजे जा रहा है उनको हम अपनी सीमा पे नहीं लेंगे। तो कायदे से तो ये सवाल किशोर उपाध्याय जी के लिए जाता है और विनायक रावत जी के लिए जाता है, जो कि साथ साथ सरकार चला रहे हैं लेकिन आपस में समन्वय रखते नहीं है। और इनके गैर जिम्मेदाराना बयान के कारण आज कोरोना भी बढ़ेगा और आपसी वैमनस्य भी बढ़ेगा। और इनको समझ में नहीं आने के कारण आज कोरोना भी बढ़ेगा और आपसी वैमनस्य भी बढ़ेगा। और इनको समझ में नहीं आता है कि सरकार चलानी कैसी, क्योंकि शिवसेना ने कभी सरकार तो चलाई नहीं है, लठबाजी की है जीवन भर। उद्धव ठाकरे हमेशा नेतृत्व करते रहे उस लठबाजी के, लेकिन सरकार चलाना लठबाजी करना नहीं होता है। तो कृपया करके इस तरह की भाषाओं से परहेज करें और कांग्रेस के साथ समन्वय बना के रखना की कोशिश करें, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो 5 साल सरकार नहीं चलने देगी कांग्रेस पार्टी। बहुत बड़ी अजगर है, खा जाएगी आप लोग, समझिए इस बात को। ठीक, राजनीति करने वाले आप लोग ध्यान में रखिए। आप जो मराठी में जो अशोक गहलोत ने कहा उनके लिए बोल दीजिए कि अपनी सीमा में नहीं घुसने देंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुलेआम आप लोग पे आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार झूठ बोल रही है, उद्धव ठाकरे झूठ बोल रहे हैं, उससे क्या कहना है आपका? कुछ बर्बाद कर दिया इसके कैप्टन साहब अशोक गहलोत पे क्या कहना है शिवसेना का? हम लोग से क्यों बहस कर? गलत बात मत करिए जी, सांसद है कम से। ठीक है, ये जय भगवान गोयल जी कह रहे हैं कुछ, इनकी बात पहले सुन लेते हैं फिर आता हूं हरीश जी आपके पास। जय भगवान जी बोलिए। देखिए, पूरे देश में पूरी दुनिया में आपदा आ गई, एक मुसीबत आ गई। इस मुसीबत के वक्त जो व्यक्ति, जो मजदूर, जो कामगार आपके स्टेट में बैठा हुआ है, वो मुसीबत से डर करके भागना चाहता है, जाना चाहता है,
तो हमारी राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको कहें कि आप यहीं रहो, आपको तकलीफ नहीं होने देंगे, आपको दवाई मिलेगी, आपका इलाज होगा, आपको हर प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, वो खून यहाँ बहाएंगे, पसीना यहाँ बहाएंगे, और जब दिक्कत आ गई तो उनको आप भगा दोगे वहां से और आरोप लगाओगे उस स्टेट में जिस स्टेट के वो लोग हैं। ये कैसा तरीका है, ये कैसा ढंग है? जो व्यक्ति पूरा उम्र आपके यहाँ खून पसीना बहा करके मेहनत करता है, मुसीबत के वक्त यहाँ की सरकार की, महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि हम सारे मजदूरों को अपने रखकर के सुविधाएं देते, कोई सुविधाएं नहीं दी, कोई उनके लिए बंदोबस्त नहीं किया। जब वो परेशान हुए तो रोटी की दवा दारू की दिक्कत आ गई, तब लोगों ने यहाँ से भागने की सोची और जाकर के सरकार ने कहा नहीं, अपने अपने स्टेटों में रहो, अभी लॉकडाउन है, कोरोना को रोकना है। अगर वो स्टेप उस वक्त नहीं लिया जाता तो आज कोरोना की जो हमारे लोग हैं उनकी संख्या 40-50 हजार न होती, में पहुंच गई होती। ये हमारी केंद्र सरकार की पॉलिसी रही है। आप दोनों को उठा करके रहिए हमारे साथ। सभी मेहमान हमारे साथ हैं, सभी मेहमान हमारे साथ हैं। दरअसल एक रिपोर्ट दिखाना है यहाँ पे जरूरी है। जिस चीज का जिक्र चल रहा है, सामना में जो लेख छपा है उसमें शिवसेना का आरोप है कि योगी सरकार और बिहार दोनों ही अपने मजदूरों की वापसी से पहले उनका टेस्ट कराने पर अड़ी हैं, लेकिन कोटा में छात्रों की वापसी के मामले में ऐसा नहीं किया गया। क्या यह आरोप सच है या ये फेक न्यूज है? सच का सामना कराते हैं। देखिए कोटा से छात्रों को कैसे लाया गया और क्या उनका टेस्ट हुआ या नहीं हुआ। क्या राजस्थान के कोटा से छात्रों को लाने में योगी सरकार ने लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी की? क्या छात्रों की वापसी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया? 18 अप्रैल को यूपी की 250 बसों के जरिए 7,500 छात्रों को कोटा से वापस लाया गया, लेकिन ये बसें खचाखच नहीं भरी थी। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया, छात्रों को एक एक सीट छोड़कर बिठाया गया। कि यूपी सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया और कोटा में जो हजारों कोचिंग छात्र हैं जो फंसे हुए हैं उन्हें उत्तर प्रदेश वापस बुलाया जा रहा है। बस में जिस भी छात्र को बिठाया गया उसकी स्क्रीनिंग की गई। छात्र जब कोटा से झांसी पहुंचे तो एक बार फिर स्क्रीनिंग हुई। छात्रों को उनके जिले में पहुंचने पर क्वारंटीन किया गया। कोटा से लौटे छात्रों की सेहत पर प्रशासन अभी नजर बनाए हुए है। उनकी वापसी के बाद इसी जिम्मेदारी के साथ सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उनसे बात की और उन्हें कोरोना के बारे में जागरूक भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए, हम सीधे रुक कर रहे हैं पीएसपीएल का। अरविंद यादव बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। अरविंद यादव, ये जब प्रश्न पूछा जाता है कि आप मजदूरों को क्यों क्वारंटीन कर रहे हैं, उनकी जांच क्यों कर रहे हैं, कोटा से जो बच्चे आए उनका भी चेकअप हुआ, उनको भी क्वारंटीन किया गया, फिर क्यों इस बात पे पॉलिटिक्स हो रही है कि किसी की जांच हो रही है किसी की नहीं हो रही है? नहीं, देखिए राम मोहन शर्मा जी, मुझे लगता है कि अगर ऐसी कोई भी दल अगर बात कर रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। आज कोरोना जैसे महामारी में जिस तरीके से देश और प्रदेश जूझ रहे हैं, ऐसे में अगर जांच करने की बात आए तो मुझे लगता है कि सबको सामने आके खुद जांच कराने की जरूरत है। इसमें कोई हिला हवाली नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहां तक बात है सरकार की, राम मोहन जी, कि जो मजदूर है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश और बिहार के, मैं आपसे बता दूं, जब मैं अभी आपके स्टूडियो के लिए आ रहा था तो मैं महाराष्ट्र तो सेकंड बात करूंगा, पहले अपने उत्तर प्रदेश की मैं बात करना चाहता हूं कि इसी शहीद पथ पे राम मोहन जी, आज जो प्रवासी मजदूर हैं जो दूसरे शहरों में थे जी, वो आज अपने घर के लिए निकल पड़े हैं और फिर वही स्थिति बन गई है। साइकिलों पे बैग बंधा हुआ, साइकिलों पे बोरी, बच्चियों को औरत अपने कंधे पे लेके और सड़कों से जा रही हैं। मैंने अपने आंखों के सामने देखा। जहां तक सवाल है दूसरे राज्यों में महाराष्ट्र से लाने की, और जिस तरीके से मुखपत्र सामना में नोट किया गया है, संपादक महोदय ने जो लिखा है, मुझे लगता है बिल्कुल गलत है और इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरा, वही मैं आदरणीय उत्तर प्रदेश की सरकार से गुजारिश करता हूं और खास तौर पे बिहार की भी। मैं राम मोहन जी एक थोड़ा सा समय आपका लूंगा, काफी मैंने धैर्य रख के सुना दिया सबका।
कल बिहार की एक ऐसी फोन में एक व्यक्ति ने मुझे किया कि उनका बच्चा अभी तक कोटा से वापस नहीं आ पाया है, और फिर मैंने वहां बिहार के राजनीतिक गलियारों में नोट कराया यहां से फोन करके। जहां तक सवाल है उत्तर प्रदेश के मजदूरों का, मैं मानता हूं कि ट्रेनों के माध्यम से लोग आए हैं, लेकिन राम मोहन जी अभी और जरूरत है। आप खुद देखे होंगे कि जिस तरीके से कल गुजरात के सूरत में जिस तरीके से मजदूर और पुलिस वालों के बीच में पत्थरबाजी हुई, नहीं तो जो आप कह रहे हैं कि अभी और जरूरत है यादव जी, एक एक कमरे में राम मोहन आज ये सरकार ने स्पष्ट किया कि अभी सिर्फ 19 ट्रेनें आई हैं, लोग रहते हैं, ऐसी 67 ट्रेनें आनी हैं नहीं, और सबका इंतजाम किया जा रहा है। देखिए राम मोहन जी, 19 अप्रैल 2020 को माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने जब कोटा के छात्र उत्तर प्रदेश में आ रहे थे, उसी दिन उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ये बहुत स्वागत योग्य है, लेकिन दूसरे शहरों में, देश के दूसरे शहरों में जो अपने यहाँ के मजदूर हैं उनको भी लाने की जरूरत है। आज देखिए योगी सरकार ने कहा है कि जो योगी क्या केंद्र सरकार की जो एडवाइजरी जारी हुई है कि जो दूसरे देशों में लोग फंसे हुए हैं उनको भी लाया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में जो भी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग फंसे हुए हैं, अगर आपकी ये चिंता जेन्युइन है, काम नहीं तो सरकार की तरफ से कहा गया है कि सबको वापस लाया जा रहा है। आपको थोड़ा सा धैर्य इस पे रखना चाहिए। किशोर उपाध्याय जी, सारी राज्य सरकारें देखिए बिल्कुल राम मोहन अपने हिसाब से नियम बनाती हैं, नियम तय करती हैं। चिंता जनता की ही सबको कोरोना के काल में है, उत्तर प्रदेश की हो, ये चाहे यूपी की सरकार हो, चाहे आपकी पार्टी जो जिसको गवर्न कर रही है वो राजस्थान की सरकार हो, चाहे पंजाब की सरकार हो, सारी सरकारों का इस वक्त मेरा ख्याल है कि फोकस इसी बात पर है कि उनके नागरिक सुरक्षित रहें। नहीं देखिए राम मोहन, ये मैं किशोर उपाध्याय एक सेकंड मैं किशोर उपाध्याय जी से सवाल कर रहा हूं। एक सेकंड अरविंद यादव जी थोड़ा सा रुक जाइए। किशोर उपाध्याय जी से मैं मेरा ये सवाल था। किशोर उपाध्याय जी, सारी सरकारों का यही मकसद है कि उनके नागरिक सुरक्षित रहें। लॉकडाउन के नियमों में किसी ने 30 दिन के बाद, किसी ने 40 दिन के बाद ये पहल शुरू की। उत्तर प्रदेश में पहले से ये चल रहा है। हमने देखा शुरुआत में ही आनंद विहार दिल्ली बॉर्डर पर दिक्कत हो गई थी। ये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्यों आखिर इस तरह की पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है कि आपको ये बताना पड़ता है कि ये वोट बैंक है, और ये वोट बैंक है तो किसका वोट बैंक है पहले ये तो क्लियर कर लीजिए, फिर सामना में लिख लीजिए। राममोहन जी, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, और उसमें किसी को बुरा भी नहीं मानना चाहिए कि ये जो हमारी केंद्र सरकार है, और मुझे अच्छा लगा आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई ये मानवता का सवाल है, आज जो है पूरा सिविलाइजेशन खतरे में है, लेकिन ये जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार की थी। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार गवर्नेंस और मैनेजमेंट ये दोनों डेफिसिट से गुजर रही है। क्या केंद्र सरकार को ये पता नहीं था कि हमारे देश में कितने लोग किस प्रदेश के कहां पर बाहर हैं? अगर हम लॉकडाउन कर रहे हैं तो हमको उनको वापस लाना है, कैसे उनको वापस लाया जाएगा? आपने एकदम सारी ट्रेनें, सारी बसें, सारी चीजें बंद कर दी, और उसके बाद अब तक जो आपके पास समय था, आपके पास जो ये समय था लॉकडाउन का, उसमें आप राज्य सरकारों से बातचीत करते, आपको जो है गवर्नेंस आती नहीं है, और आप दूसरे के ऊपर अगर जो है इस तरह से अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ना चाहते हो तो मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। इस समय जरूरत ये थी, अगर आप देखेंगे, मैं एक छोटा सा राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जिस दिन ये शुरुआत हुई मैंने एक ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री जी को और हमारे मुख्यमंत्रियों को एक सर्वपक्षीय सर्वदलीय पहल करनी चाहिए, क्योंकि सत्ता आपके हाथ में, उसमें हमारा प्रदेश अध्यक्ष या दूसरे लोग कुछ नहीं कर सकते। जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने शुरुआत की, उन्होंने सब लोगों को बुलाया, पूरे विपक्ष को बुलाया, विधायकों को बुलाया, एनजीओज को बुलाया। मैंने कुछ लोग फंस गए थे वहां जैसलमेर में, मैंने फोन किया तो आधे घंटे में उनके पास राशन पहुंच गई और उनका फोन आया कि हमें कोई परेशानी नहीं है। तो मैं तो यहाँ तक कि अशोक गहलोत जी को, आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने दूसरे दलों के नेताओं के साथ चर्चा नहीं की? करेंगे, अरे भाई आप जिंदा रहोगे, आप जिंदा रहोगे
तभी तो राजनीति करोगे। अगर जिंदा ही नहीं रहोगे तो फिर कहां से राजनीति कर लोगे? तो इस भावना से काम करना। हरीश जी आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हरीश श्रीवास्तव जी बोलिए। जो नहीं किशोर जी, ये हरीश किशोर जी से हम बताएं। हरीश भाई क्या बोल रहे हैं बताएं। और किशोर जी को मालूम होना चाहिए कि अगर लॉकडाउन से पहले व्यवस्था लोगों को आने करने तो कम से कम 2 महीने लग जाते हैं किशोर जी, और तब आप कहते हैं कि आपने हैवक क्रिएट कर दिया। आप इस तरह की बातें मत करिए। सरकार जो पूरे देश दुनिया के लोग तो हरीश भाई मुझे कैसी बातें करनी है, मुझे आपसे नहीं सीखना है। आपको गवर्नेंस नहीं आता, आपसे नहीं सीखना। आप अगर कुछ जानना चाहते हैं और आप ये नहीं कह सकते कि आप अगर प्रधानमंत्री नहीं सीखना है, प्रधानमंत्री जी के लिए तो आप किसी से भी सीख सकते हैं। आपको सीखना पड़ेगा। इस तरह का क्या प्रधानमंत्री क्या है? कल आप जीत जाओगे, आपको अगर संसदीय दल आपको बना देगा तो आप बन जाओगे। सीखना पड़ेगा। अडवाणी जी नहीं बन पाए, आप इतने सुपर ब्रेन मत बनिए। जोशी जी नहीं बन पाए। हमारे देश दुनिया मोदी जी बन गए। भारतीय नेतृत्व किसी से भी सीख सकते हो आप, ऐसा मत कहिए। ये अहंकार ठीक नहीं है और इसी अहंकार से आज देश का नुकसान हो रहा है। अहंकार आपको है सीखने के लिए नहीं। आप जो कह रहे हैं उस समय किशोर उपाध्याय जी जो आप बात कह रहे हैं, मंत्री जी सबको बुलाते, सबके ये जो आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं, आप उम्मीद कर रहे हैं कि हरीश श्रीवास्तव जी प्रधानमंत्री की आलोचना करें। आपसे शिवसेना की ढंग से आलोचना नहीं हो रही सर। आप शिवसेना की आलोचना करने के लिए तैयार नहीं है और आप नैतिकता के रूप में चाहते हैं कि हरीश जी प्रधानमंत्री की आलोचना करें। अहंकार के सिंड्रोम से पीड़ित है कांग्रेस का नेतृत्व और उसी का प्रतिनिधित्व किशोर जी कर रहे हैं। जिस अभिनंदनीय नेतृत्व की पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है, बीच में नहीं उसको ये गवर्नेंस का सर्टिफिकेट राम मोहन ने कहने के लिए कहा, बोलने के लिए कहा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं तो एक सुझाव दे रहा हूँ राम मोहन जी। तो आपकी कृपा से मुझे इंदिरा जी के साथ काम करने का, जी के साथ काम करने का अवसर मिला। यहाँ प्रदेश में कहना चाह रहा हूँ कुछ मंत्री भी रहा तो ऐसा नहीं है कि आप किससे सीख सकते हैं और किससे जी। जय भगवान जी की बात भी सुन लीजिए, फिर अजय आलोक जी के पास मुझे चलना है। एक सेकंड बस, आपको ये असर हरीश जी थोड़ा सा। जय भगवान जी आपकी पार्टी के नेता है, उनकी बात सुन लीजिए। तो कहना चाहता हूँ मैं, आपने इंदिरा जी को कोट किया, मैं किशोर जी को कहना चाहता हूँ जी कि किशोर जी जो निर्णय लॉकडाउन का प्रधानमंत्री उस वक्त ले लिया, आज अगर वो नहीं लेते तो हमारे देश की पोजीशन पता नहीं बद से बदतर होती। और प्रधानमंत्री जी ने आज सभी मुख्यमंत्रियों के साथ, सभी विपक्ष के नेताओं के साथ बात करी है, सारा सिस्टम बनाया है। ऐसा नहीं है। हाँ, और अगर ये निर्णय लेने की क्षमता अगर प्रधानमंत्री के अंदर है, तभी हमारा हिंदुस्तान, तभी हमारा भारत आज लोग इससे बचा है कोरोना से। नहीं तो देख लो अमेरिका का हाल और आज इंग्लैंड का हाल, दुनिया के अंदर मारामारी हुई पड़ी है, लोग रोज मर रहे हैं, बुरा हाल और कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हमारे प्रधानमंत्री की दूरदृष्टा थी जिन्होंने सही समय के ऊपर लॉकडाउन करके पूरे देश के लोगों की आपने जान बचाई। आप राजस्थान की बात कर रहे हैं कि आपने खाना भिजवाया। हाँ, यही काम अगर महाराष्ट्र की सरकार यहाँ के आप शायद स्क्रीन को देख नहीं पा रहे सर। जो भाग रहा है किशोर उपाध्याय जी, आप स्क्रीन को देख नहीं पा रहे लगता है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, पीएसपीएल के नेता भी हैं, जेडीयू के नेता भी हैं और शिवसेना के नेता भी हैं। आप कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जय भगवान गोयल जी को इसलिए बुलाया क्योंकि ये शिवसेना में लंबे वक्त तक रहे हैं, इन्होंने स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स देखा है। ये अरे भाई तर्क करिए, कुतर्क मत करिए। आप हरीश भाई भी तर्क करे, कुतर्क ना करें जी। प्रधानमंत्री मैं तर्क कर रहा हूँ आपके साथ किशोर जी। आप देखिए, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री लॉकडाउन कर दिया, लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी नहीं करते जी, आज हमारे देश की पोजीशन क्या होती। अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, मैं आपको लेके आना चाहता हूँ चर्चा में। सवाल जी, उसकी तैयारी पहले क्यों नहीं की? आपने तैयारी क्यों नहीं की? आपने ये क्यों नहीं किया कि किशोर जी मैं बोलूं? हाँ, अब डॉक्टर अजय आलोक को सुन लेते हैं। करेंगे सब, अगर मजदूर भाग जाएंगे जी जी, एक सेकंड कर लोगे जी, बोलिए। किशोर जी वरिष्ठ नेता करने का समय मिलेगा। जय भगवान जी थोड़ा रुक जाइए, अजय आलोक को सुन लेते हैं, फिर आता हूँ आपके पास में लौट के। और इस आपदा को इतनी एक सेकंड जय भगवान जी, किया गया, इसमें गोयल साहब 1 मिनट रुक जाइए, डॉक्टर अजय आलोक की बात हो जाए फिर मैं आता हूँ। देखिए, किशोर जी एक वरिष्ठ नेता रहे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। खुद बताया इन्होंने कि इंदिरा जी, राजीव जी के साथ काम भी किया है। राजनीतिक अनुभव भी इतना अच्छा है, मुझे समझ में नहीं आता है एक चीज भूल कैसे गए
अभी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को चाहिए था पक्ष विपक्ष के नेताओं से विमर्श करना। किशोर जी 3-3 बार, एक बार नहीं, पिछले 40 दिनों में 3-3 बार देश के सारे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ के, जिसमें आपके कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी थे, प्रधानमंत्री बैठक कर चुके हैं। उनकी सलाह पे सब काम किया गया है और बल्कि विपक्ष की सरकारों को उन्होंने सराहा भी है। राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल सबसे पहले सराहा गया था, जब जहां जहां अच्छा काम हुआ सब काम को सराहा गया है। आप ये कैसे भूल जाते हैं? इस समय में एक टीम की तरह काम हो रही है। कोई कांग्रेस की सरकार, भाजपा की सरकार, अलायंस की सरकार की तरह काम नहीं हो रहा है। अगर टीम की तरह काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? तुरंत आपने एलिगेशन लगा दिया कि आयोजन करवाया इसलिए अहमदाबाद में, सूरत में यह हाल होगा, मुंबई में किस लिए हो रहा है यार? देश में नंबर 1 है। तो ये आरोप और दोषारोपण करने का समय आपके जैसे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा होगा तो फिर क्या बचेगा? फिर तो हम लड़ लिए कोरोना से, जो हर 5 साल पे करते रहते हैं वो याद भी करें। मेरा कहना है एक नया राजनीति छोड़ देते हैं ना, पहले कोरोना पे विजय पा लेते हैं, उसके बाद आप भी प्रश्न उठाइएगा, ये आपकी चूक रही, ये आपकी चूक रही, हम बताएंगे ये हमारी सफलता रही। और पूरा विश्व जब अभी एक सुर में भारत की तारीफ कर रहा है, प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहा है, हम सबकी तारीफ कर रहे हैं, एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि संघीय व्यवस्था का ये ढांचा भी 1 महीना और जिंदा रहेगा, तभी हम कोरोना को मार देंगे। तभी सारी एनर्जी लगाइए, कोरोना को खत्म कर देंगे। मुझे लगता है कि इस तरह से, जिस तरह से शिवसेना ने किया उसी राह में आप भी चले, फिर तो हो लिया जी। तो मेरा अनुरोध है कि इसमें राजनीति छोड़ दें, कोरोना से लड़ने जरा अच्छे। किशोर जी, जनाब, मैंने जो भी मेरे साथी कह रहे थे, मैं तो बहुत ही विनम्रता पूर्वक ये कह रहा हूं कि इस समय नरेंद्र मोदी जी मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। भाई, मेरी रक्षा की जिम्मेदारी भी तो उन्हीं की है। ऐसा थोड़ी है कि मैं जो है कोई पाकिस्तानी हूं या दुश्मन देश का हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इस समय जिनके हाथ में नेतृत्व है उनको नेतृत्व दिखाना चाहिए और पूरे देश को साथ में लेकर के चलना चाहिए। जब कोरोना का मसला हुआ उस समय संसद चल रही थी, उस समय आप सारे पार्टी के नेताओं को बुलाते और कहते कि भाई ये तो जो है इस समय मानवता की रक्षा का सवाल है, आओ सब साथ में मिलकर के चलते हैं। किसी भी प्रदेश में ये इस तरह की कोशिश नहीं की गई, यहाँ उत्तराखंड में नहीं की गई। मैंने खुद माननीय मुख्यमंत्री, मेरे बहुत पुराने साथी हैं, उनको मैंने कहा भाई आप सबको साथ में लेकर के चलो। आप उत्तर प्रदेश में सबको साथ में लेकर के अगर मुख्यमंत्री जी बुलाते कि भाई कैसे इन चीजों से निपटा जा सकता है, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी बात होती है ना। मैं तो अच्छा सुझाव आपको दे रहा हूं कि अभी भी समय है, ठीक, अभी भी समय एक विनायक राउत जी की मैं बात सुनना चाहता हूं अभी। चलिए, और कांग्रेस विनायक राउत जी, आप जब सबको साथ मिलकर चलना है, सबको सहयोग करना है, तब भी आप अलग अलग स्टेट को खांचों में देख रहे हैं कि यहां से सीमा यूपी की चालू हो जाती तो योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी है, आगे बिहार लगेगा तो वहां नीतीश कुमार की जिम्मेदारी है। सामूहिक क्यों काम नहीं कर रहे हैं आप लोग? वैसे नहीं है। मैं एक आपको आपके जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर हमारा पूरा विश्वास तो है ही, और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, इनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जी ने जब बातचीत की तब उनको उन्होंने रिक्वेस्ट की जब अन्य प्रदेश में जाने वाले जो मजदूर है उनके लिए ये व्यवस्था होनी चाहिए और आप गाइडलाइन बनाइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्कुलर मेरे हाथ में, और इस सर्कुलर में एक स्पष्टता है कि जिस तरह का यानी भेजने वाले राज्य की जिम्मेदारी क्या है और जो राज्य में जाने वाले मजदूर हैं उनकी जिम्मेदारी क्या है। मेरा सवाल यही है कि महाराष्ट्र से मजदूर भेजने का काम जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइन से हुआ, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में गए तभी उस मजदूरों को सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइन फॉलो करके, जैसे कि कोटा के लोगों को, कोटा में फंसे हुए स्टूडेंट को लाने के बाद उनका चेकअप हुआ, उनको क्वारंटाइन किया गया और जो कुछ अफेक्टेड थे उनके ऊपर इलाज किया। सेम बर्ताव, सेम ट्रीटमेंट मुंबई से जाने वाले मजदूरों के साथ वहां के राज्यों ने करने की आवश्यकता थी, ताकि ये सर्कुलर सेंट्रल गवर्नमेंट का है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेरेंट बॉडी है तो उसका अमल करना ये हर एक राज्य का जिम्मेदारी है। वो किया नहीं है। अगर कोटा के स्टूडेंट को आप अपनाते, उनका ट्रीटमेंट करते और फिर मुंबई से जाने वाले 1251 ये जो बात आप कह रहे हैं, करना चाहिए था, उनको ट्रीटमेंट करना चाहिए, सारे लोगों का इलाज करने का दावा सरकार कर रही है कि उनको चेकअप किया जा रहा है, जो संदिग्ध नजर आ रहे हैं
उनको क्वारंटीन सेंटर्स में भेजा जा रहा है, सबको घर में होम आइसोलेट करने के लिए कहा जा रहा है, और क्या गाइडलाइन फॉलो होनी चाहिए, इसके अलावा ये अपने आप में सवाल है। समय खैर इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बात यही है कि जिन मजदूरों के सहारे हमारी अर्थव्यवस्था की बुलंद इमारत खड़ी होती है, उनको फिर खांचों में बांटकर क्यों देखा जाने लगता है, उनकी व्यवस्थाएं करने में सरहदें क्यों देखी जाने लगती हैं, ये अपने आप में सवाल है। और फिर उसी एक बड़े तबके के लिए कचरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो, तो फिर राजनीतिक दलों को और संपादकीय लिखने वाले लोगों को भी समझना चाहिए कि किस वर्ग के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।